क्लास 8 में आज हम लोग लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नेम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, यानी सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। शत्रु यानी जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे और सजीव देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सजीव होते हैं जिनको हम नंगी आंख से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए यंत्र या सूक्ष्मदर्शी की सहायता पड़ती है। ऐसे जीवों को हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में जब कहीं भी रोटी या ब्रेड का टुकड़ा भारत में किसी नमक खानों पर गिर जाता है तो वहां पर उसमें सफेद और काले कलर के धब्बे आ जाते हैं। रोटी और ब्रेड के टुकड़े पर सफेद और काले कलर के धब्बे आ जाते हैं। इन धब्बों को हम लोग आवर्धक लेंस की सहायता से देखते हैं और इससे प्रूफ होता है कि जल और मिट्टी दोनों में सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों को हम लोग बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। सूक्ष्म जीवों को हम लोग मुख्यतः 4 भाग में डिवाइड करते हैं। 4 भाग में पहला है कवक, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है जीवाणु और चौथा है शैवाल। 4 मुख्य भागों में सूक्ष्म जीवों को विभाजित किया गया है: कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु और शैवाल। इसमें से ज्यादातर सूक्ष्म जीव आपके एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन कुछ कवक और शैवाल ऐसे भी पाए जाते हैं सूक्ष्म जीवों में जो बहुकोशिकीय होते हैं। अब एग्जाम्पल लिखेंगे सूक्ष्म जीवों का। जैसे आपका अमीबा है, स्पाइरो वगैरह है। फिगर यहाँ पूरा नहीं है, कुछ फिगर आपकी बुक में से आप लोग बनाएंगे। राइजोपस, अमीबा, स्पाइरो वगैरह। इनके अलावा और भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे आपका पैरामीशियम है, यूग्लिना है, क्लेमाइडोमोनास है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं वो रहते कहाँ पर। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? तो ये हर जगह पर पाए जाते हैं। बर्फीली जगहों पर, जो आपके गर्म क्षेत्र होते हैं उन जगहों पर भी, उसके अलावा मरुस्थल और दलदल वाले क्षेत्रों पर भी आपके सूक्ष्म जीव रहते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। तो बहुकोशिकीय में सिर्फ आपके शैवाल और कवक आते हैं। बहुकोशिकीय में शैवाल और कवक आते हैं। बाकी आपके सूक्ष्म जीव ओनली एक कोशिकीय होते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं, लाभदायक भी होते हैं, क्योंकि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हम लोग अपने जैसे दही जमाने में करते हैं और अन्य कार्यों में करते हैं। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं और ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। यानी रोग जनित जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे हमारे लिए हानिकारक होते हैं। बाकी जो हमारे अन्य कार्यों में जैसे दही का जमना, कृषि हो गया, केक का बनना, इन सारे कार्यों में जो उपयोग होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। आगे देखते हैं मित्रवत सूक्ष्म जीव, यानी किस तरह के सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं और हमारे किन किन जगहों पर उपयोग में आते हैं। तो मित्रवत सूक्ष्म जीव, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रेड, केक, दही, पनीर, इन सारे चीजों में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि दूध से दही बनता है। दूध से क्या बनता है? दही। और दूध को दही में बदलने की क्रिया जो होती है वो करता है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु करता है। दूध को दही में बदलने का काम करता है
देखेंगे कि पेनिसिलिन की खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की। नेक्स्ट देखते हैं कि जो भी आपके सूक्ष्म जीव होते हैं उनके लिए प्रतिजैविक का क्या कार्य होता है या फिर प्रतिजैविक किसे कहते हैं। जब हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं तो हमारा शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है और प्रतिरक्षा उत्पन्न करके सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। उसके बाद से हमारे शरीर को स्मरण रहता है या याद रहता है कि इस तरह के अगर कोई भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर अगर आते हैं तो उनको किस तरह से नष्ट करना है। उसके बाद से अगर किसी मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को अगर हम लोग शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं तो प्रतिरक्षा उत्पन्न करके हमारा शरीर उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है और हमारे शरीर में हमेशा के लिए प्रतिरक्षा बना रहता है, जो रोगों से लड़ने की हमको क्षमता देता है और हमारे शरीर की हमेशा रोगों से सुरक्षा करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो प्रतिजैविक होती है इसमें इसी तरह का काम करता है टीका या वैक्सीन। सेम प्रतिजैविक की तरह ही काम करता है टीका या वैक्सीन। हम लोग प्रतिजैविक में क्या पढ़े हैं कि कोई भी सूक्ष्म जीव जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो हमारा शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करके उसको नष्ट करता है और फिर हमारा शरीर ये स्मरण रखता है या याद रखता है कि इस तरह का कोई सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर के अंदर आता है तो उसको फिर किस तरह से नष्ट करना है। यदि कोई मृत या कोई निष्क्रिय सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर अगर प्रवेश कराया जाता है तो हमारा शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करके उस सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देता है और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और उसके बाद से हमारे शरीर की हमेशा सुरक्षा करता है। ठीक उसी तरह से कार्य करता है टीका या वैक्सीन। जैसे चेचक का टीका हो गया, चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने 1798 में। फिर उसके बाद से क्षय रोग है, हैजा है, हेपेटाइटिस है, इन सारे रोगों में टीके दिए जाते हैं जो क्या करता है रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और इन रोगों को होने से शरीर को बचाता है या सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। जितने भी हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं। वैसे ही कुछ नीले हरे शैवाल होते हैं, नीले हरे शैवाल और कुछ जीवाणु होते हैं जो मिट्टी में उपस्थित होते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाए रखते हैं और उसमें वृद्धि करने का काम करते हैं। फिर देख लेते हैं पर्यावरण शुद्धिकरण। पर्यावरण शुद्धिकरण क्या है कि जब हमारे पर्यावरण में किसी भी जीव जंतुओं की मृत्यु होती है या फिर कुछ जो अवशिष्ट पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों के जो अवशिष्ट होते हैं, सब्जियों के छिलके हो गए, और मृत जीव जंतु हो गए, इनको जब हम लोग अवशिष्ट पेड़ पौधे हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, मृत जीव जंतु हो गए, ये क्या होते हैं फेंकने के बाद से कुछ समय के बाद ये विलुप्त हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। इनका रीजन ये है कि इनको सूक्ष्म जीव सरल पदार्थों में बदल लेते हैं और सरल पदार्थों में बदलने के बाद से जो पदार्थ मिलता है उसका उपयोग पौधों और अन्य जंतुओं के द्वारा कर लिया जाता है। आगे देखते हैं हानिकारक जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि लाभदायक सूक्ष्म जीव, अब देखते हैं हानिकारक। ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के लिए रोग उत्पन्न करते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं। यहाँ देखते हैं रोगाणु और रोगजनक, यानी वह सूक्ष्म जीव जो शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करता है, ऐसे सूक्ष्म जीवों को हम लोग रोगाणु और रोगजनक
गंदी जगहों से उठा करके भोजन तक पहुंचाने का काम करती है। इसलिए कभी भी भोजन या खाद्य पदार्थों को हमेशा ढक करके रखना चाहिए। खुली चीजों को भोजन के रूप में नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि मच्छर के द्वारा मलेरिया रोग भी होता है। जैसे एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया रोग फैलता है और इस मलेरिया रोग का वाहक जो होता है वो होता है एनाफिलीज मच्छर। इसीलिए इन रोगों से बचने के लिए, इन वाहकों से बचने के लिए हमेशा हम लोगों को मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए सोते वक्त, और जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनको हमेशा ढक करके रखना चाहिए। बाजार में जितनी भी खुली चीजें मिलती हैं उन खुली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे का टॉपिक है जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। हम लोग सभी तक जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं और मनुष्य होते हैं उनमें रोग उत्पन्न होता है, लेकिन इनके अलावा जो जंतु होते हैं, जंतुओं में सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे एंथ्रेक्स नामक सूक्ष्म जीवाणु जो होता है वो मनुष्य और जंतुओं में, एंथ्रेक्स नामक सूक्ष्म जीवाणु मनुष्य में और जंतुओं में रोग उत्पन्न करता है। एंथ्रेक्स रोग, एंथ्रेक्स जीवाणु मनुष्य और जंतुओं में एंथ्रेक्स रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा जंतुओं में मुंह का पकना, उनके जो पैर होते हैं, पैर का जो सोल होता है उसका पकना, ये सारा आपके जड़ों के द्वारा होता है और जंतुओं के अंदर ये रोग होता है। साइंस में आप पढ़ेंगे तीसरे वीडियो में पौधे में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। हम लोग जानते हैं कि सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं, लाभदायक भी होते हैं। पौधों के लिए कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे नींबू कैंकर, गेहूं की रस्ट और भिंडी की पीठ। यानी सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, पौधों में रोग उत्पन्न करके उनकी वृद्धि एवं विकास को रोक देते हैं और उनकी उत्पादन क्षमता को भी कम कर देते हैं। जैसे देखते हैं कि नींबू का कैंकर रोग, ये रोग होता है जीवाणु के द्वारा और ये फैलता है नींबू में वायु के द्वारा। फिर देखते हैं गेहूं की रस्ट, ये रोग होता है कवक के द्वारा और ये फैलता है वायु एवं बीज के द्वारा गेहूं में। नेक्स्ट है भिंडी की पीठ, ये भिंडी की पीठ रोग होती है वायरस के द्वारा या विषाणु के द्वारा, फैलता है आपका कीटों के द्वारा। फिर हम लोग देखते हैं कि खाद्य विषाक्तता क्या होता है या फिर फूड पॉइजनिंग क्या होती है। हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे किए गए भोजन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, अगर हमारे भोजन में सूक्ष्म जीव उपस्थित है या भोजन हमारा संदूषित है तो उसमें उपस्थित होने वाले जो सूक्ष्म जीव होंगे वे क्या करते हैं, हमारे भोजन में विषाक्त पदार्थों को उत्पन्न करते हैं या विषैले पदार्थों को उत्पन्न करते हैं जो हमारे शरीर के अंदर विष का काम करता है। और इस कंडीशन में, इस तरह के भोजन करने में हमारे शरीर में भयंकर रोग होने की संभावना रहती है और कभी कभी इस चांसेस में ऐसे रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। यानी जब हम लोग सूक्ष्म जीवों से उपस्थित संदूषित भोजन करते हैं उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे विषाक्त पदार्थों को उत्पन्न करते हैं, इससे क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं खाद्य परिरक्षण, यानी हमारे जो भोजन है वो हमको स्वस्थ और सही तरीके से मिल सके, फ्रेश मिल सके, उसमें किसी तरह के कोई सूक्ष्म जीव उपस्थित ना हो, उनको हमको उपयोग करने से किसी तरह का कोई रोग ना हो, ऐसे इस तरह से भोजन को रखने के लिए खाद्य परिरक्षण का उपयोग किया जाता है। यानी हम लोग अपने भोजन को सुरक्षित कर करके ज़्यादा दिनों तक उपयोग कर सकते हैं। कुछ इस तरह के खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे अचार वगैरह हो गया, हम लोग के घरों में बनता है, उसमें नमक और तेल की मात्रा बढ़ाई जाती है क्योंकि नमक और तेल की मात्रा बढ़ाने से
यानी रासायनिक उपाय में जैसे आपके जैम और स्क्रैच बनते हैं, उस तरह की चीजों में सोडियम मेटाबाइसल्फाइड होता है या सोडियम बेंजोएट। इन तरह की रासायनिक चीजों को जैम और स्क्रैच में मिलाया जाता है, जिससे वे अधिक दिनों तक टिक सकती हैं और उसमें सूक्ष्मजीव उत्पन्न होने की संभावना कम होती है और उनके खराब होने की संभावना कम होती है। भोजन जब खराब होता है कब होता है? जब उसमें सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं। दूसरा देखते हैं चीनी द्वारा परिरक्षण। जैसे हम लोग देखते हैं जैम है, जेली है, स्क्रैच है, इनमें चीनी के द्वारा परिरक्षण किया जाता है। अधिक मात्रा में अगर चीनी मिलाई जाती है तो उससे सूक्ष्मजीवों के उत्पन्न होने की संभावना कम होती है और ये अधिक दिनों तक इनको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, उपयोग भी कर सकते हैं और ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक भी नहीं हो सकते क्योंकि इसमें सूक्ष्मजीव उपस्थित नहीं होंगे। तीसरा है तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अचार में या सिरके में नमक और तेल की मात्रा अधिक होती है। इनकी मात्रा को बढ़ा करके हम लोग अचार और सिरके को क्या करते हैं, अधिक दिनों तक स्टोर करके या सुरक्षित करके रख सकते हैं। इससे सूक्ष्मजीवों के उत्पन्न होने की संभावना कम होती है। फिर इसके सबसे आगे देखते हैं गर्म एवं ठंडा करना। इस तरह से भी चीजों को हम लोग खाद्य परिरक्षण करते हैं। जैसे पाश्चरीकृत दूध, जो दूध हम लोग को पैकेटों में मिलते हैं या जो पाश्चराइज होते हैं, वे क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों से मुक्त होते हैं। इसको क्या किया जाता है कि दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 मिनट के लिए जब हम लोग गर्म करते हैं, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकेंड के लिए, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकेंड के लिए हम लोग उसको गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद से अचानक उसको ठंडा करके उसकी पैकिंग कर ली जाती है। वह दूध सूक्ष्मजीवों से मुक्त होता है। यानी पाश्चरीकृत करके हम लोग दूध को पाश्चराइज करके क्या करते हैं, खाद्य परिरक्षण करते हैं, यानी इसको सूक्ष्मजीवों से बचाते हैं। इसमें पाश्चरीकरण की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। आगे देखते हैं भंडारण एवं पैकिंग। जैसे आपके सूखे मेवे होते हैं, उनको वायु रहित पैक में या पैकेट में पैक किया जाता है ताकि उनको अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सके। उसमें एयर या हवा रहित पैकेट जो होते हैं, उसमें सूखे मेवे को, जैसे आपके किशमिश वगैरह हो गया, उनकी पैकिंग की जाती है और उनको भंडारण भी ऐसे ही किया जाता है। आगे देखते हैं नाइट्रोजन निषीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम लोग जानते हैं कि राइजोबियम एक जीवाणु है और यह राइजोबियम आपका उपस्थित होता है जितनी भी आपकी दलहन फसलें होती हैं, जैसे आपका मटर का पौधा हो गया, चने का पौधा हो गया, इनकी जड़ों में, इनकी जो जड़ होती है, इनकी जड़ों में छोटे छोटे गांठ की तरह संरचना होती है। इस गांठ या नोड में उपस्थित होते हैं आपके राइजोबियम बैक्टीरिया या राइजोबियम जीवाणु। ये क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में 78% या 78% नाइट्रोजन उपस्थित है, लेकिन वायुमंडल में इसका हम लोग सीधा उपयोग नहीं कर सकते या पौधे में इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए राइजोबियम सहजीविता के रूप में मटर के पौधे के अंदर जड़ में उपस्थित होता है और इस जड़ में उपस्थित होने के बाद से ये राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और नाइट्रोजन यौगिकों का निर्माण करता है और उस नाइट्रोजन यौगिकों को पौधे क्या करते हैं, जड़ के द्वारा अवशोषित करके अपने उपयोग में लेके आते हैं। इनके अलावा राइजोबियम के अलावा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कुछ और जीवाणु भी भाग लेते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले हरे शैवाल भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल। इसमें हम लोग देखेंगे, हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में उपस्थित है, लेकिन हम लोग उसको
कर सकते, इसलिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा इसको पौधों से लेके जंतुओं तक पहुंचाया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जितने भी हरे पौधे होते हैं वे स्वपोषी होते हैं, जबकि जंतु जो होते हैं ये पौधों पर निर्भर होते हैं। इसलिए वायुमंडल में उपस्थित जो भी आपका नाइट्रोजन होता है, यानी मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक जो भी उपस्थित होते हैं, इनका उपयोग होता है जो भी आपके जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं उनका जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों के गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन होता है और इसके बाद से ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन में वापस चले जाते हैं, ठीक ना। वायुमंडलीय नाइट्रोजन में जाने के बाद फिर वापस ये तड़ित के द्वारा, यानी जब बिजली कड़कती है उस समय भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। उसके अलावा जब आपके वायुमंडलीय नाइट्रोजन जीवाणु और नीले हरे शैवालों के द्वारा भी इनका स्थिरीकरण होता है, तो जब नीले हरे शैवाल और जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं, स्थिरीकरण करने के बाद से जीवाणुओं द्वारा स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी जब जीवाणु नीले और नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, स्थिरीकरण करने के टाइम में वे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं। और नाइट्रोजन यौगिकों में बदलने के बाद से ये आपके मिट्टी में उपस्थित होते हैं। तो मिट्टी में उपस्थित होने के बाद पौधा क्या करता है, अपने जड़ के द्वारा, ये साइकिल पूरा चलता रहता है, एक बाद एक पौधा अपने जड़ के द्वारा इन नाइट्रोजन यौगिकों को मिट्टी से अवशोषित करता है और अवशोषित करने के बाद से ये अपने उपयोग में लाता है और अपने उपयोग में जब ला लेता है तो ये पौधे के अंदर नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में होता है। पौधे द्वारा अवशोषित नाइट्रोजनिक यौगिकों का उपयोग जड़ से द्वारा जो अवशोषित होता है प्रोटीन संश्लेषण में होता है। और इस प्रोटीन का जो पार्ट होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सारे जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। जंतु अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं पौधों पर। तो जब जंतु पौधों को खाते हैं इस प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन के माध्यम से, या पौधों को जब अपने भोजन के रूप में लेते हैं उसके माध्यम से यह जंतुओं तक पहुंचता है। और उसके बाद से जंतुओं के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ जीवों की जब मृत्यु होती है, तब यानी जब कोई जीव मर जाता है तो मरने के बाद से फिर ये नाइट्रोजन आपके सॉइल में या मिट्टी में, यानी जब इनका अपघटन होता है मृत शरीर का या इनके उत्सर्जित अपशिष्टों का अपघटन होता है, तभी क्या होते हैं, वापस फिर नाइट्रोजन के जो अपशिष्ट होते हैं वो अपघटित होकर के फिर सॉइल में